सो हाय एवरीवन, कैसे हो सारे आज हम रिवाइज करने वाले हैं, फिर पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो यार, इस वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हें स्ट्रक्चर भी याद करा रहा हूँ, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और जितने तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम इसको करने के बाद कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब सुनना लो। तो बात क्या है अपना, कार्बोहाइड्रेट कैसे करते हैं हम लोग कि बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि जब भी आपको कार्बन और H2O साथ में लिखा हुआ मिल जाए और उसके आगे कुछ इस टाइप का फॉर्मूला हो, है ना, तो हम उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि अब यहाँ पे x है हमारा 6 और y भी हमारा 6 हो गया, है ना। तो भाई वो हो जाएगा C6H12O6, है ना। तो जब भी आपको ये देखेगा, ये हम उसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्या कि हर एक वो चीज़ जो इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करती है, क्या वो हर एक चीज़ कार्बोहाइड्रेट होती है? तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं यार। क्यों? बिकॉज अगर आप x और y की जगह पे अगर आप 2 और 2 रखते हो, है ना, तो भाई यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा और ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। तो भाई ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है ना। तो थोड़ा सा ख्याल रख सकते हो। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ। देखो यार, अच्छा बेसिकली मैं आपको पहले ये कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर कराऊंगा, है ना। स्ट्रक्चर से बहुत सवाल आते हैं डांस वीडियो के अंदर। आप सुनो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। पहली बात क्या कि भाई अगर आपको चेक करना है कि भैया ये कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है ना, अगर आपको प्रेजेंस चेक करनी है तो हम यूज़ करते हैं मोलिस्ट टेस्ट, ठीक है। ये आपका मतलब सवाल आया हुआ है, एक्चुअली आ नहीं सकता, आया हुआ है, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करा, ठीक है। अच्छा सुनो, अब मैं आपको क्लासिफिकेशन करा रहा हूँ क्या, बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना। अब इसका मतलब क्या है समझना। देखो, एक होता है बेटा मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड का मतलब क्या होता है कि भाई ये सिंपलेस्ट यूनिट है। सिंपलेस्ट यूनिट का मतलब क्या है कि ये और आगे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, है ना। दे कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। अच्छा जी, अब इसका एग्जांपल क्या है मैं समझाऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, बस सुनते जाओ, है ना। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। अच्छा, अब होते हैं ओलिगोसैकराइड। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोनोसैकराइड है ना, अगर मैंने इन मोनोसैकराइड की 2 से 10 यूनिट ले ली तो मुझे मिल जाएगा ओलिगोसैकराइड, है ना। या फिर आप उल्टा बोल सकते हो कि अगर मेरे पास एक ओलिगोसैकराइड है तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो भाई साहब ये 2 से 10 मोनोसैकराइड में टूट जाएगा। क्लियर है? बढ़िया। डाइसैकराइड, एक बात और क्या कि जैसे कि ये जो अगर यहाँ पे 2 मोनोसैकराइड मिलके एक चीज बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेरे बच्चे डाइसैकराइड, ठीक है। अब उसका एग्जांपल कौन सा है, सुक्रोज, मैल्टोज, लैक्टोज। थोड़ा सा चीजों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप सुनो, थर्ड है हमारा पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड मतलब कुछ नहीं होता, 2 से 10 थे यहाँ पे बहुत ज्यादा। अगर आपने बहुत सारे मोनोसैकराइड्स को आपस में जोड़ दिया, साथ में मर्ज कर दिया, तो आपके बन जाएगा पॉलीसैकराइड। और एग्जांपल कौन सा है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, अब मैं इन मोनोसैकराइड की आपसे बात करता हूँ, ठीक है। एक एक करके अंदर घुसेंगे, समझना। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन, सॉरी हाँ, क्लासिफिकेशन में आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे है कार्बन आइटम, यहाँ पे है एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन। मतलब क्या है कि अगर सुनते जाना, अगर मेरे पास कार्बन आइटम किसी भी चेन के अंदर, अगर मेरे पास कार्बन आइटम 3 है ना, और उसके अंदर है एक एल्डिहाइड वाला ग्रुप, तो हमने उसको बोलूंगा एल्डो ट्रायोस। एल्डो क्यों? बिकॉज एल्डिहाइड के अंदर बात कर रहे हैं, और ट्रायोस क्यों? बिकॉज कार्बन के आइटम 3 है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं आपसे बता दूं कि अगर वहाँ पे कीटोन हुआ और भाई कार्बन के आइटम्स लेट्स से 4 हुए, है ना, तो भाई हमारा क्या होगा, कीटो ट्राइट्रोस, है ना। ऐसे करके आप इस चीज को देख सकते हो, है ना। सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो शायद तुम्हारे सामने नहीं पूछी जाएंगी, बट तुम्हें जानना जरूरी था, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा अब देखो यार, सी हमारा क्या है, कह रहे भाई बेस्ड ऑन टाइप ऑफ शुगर। अच्छा, ये टाइप ऑफ शुगर के बारे में क्या समझाता हूँ। देखो यार, 2 तरह की शुगर होती है, एक रिड्यूसिंग होती है और एक नॉन रिड्यूसिंग होती है। अच्छा भैया, ओके। अब सुनना, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, जो मेरे भाई टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना तुम्हें चीज़ों को याद रखना है कि टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को जो चीज़ रिड्यूस करेगी उसको हम बोल देंगे रिड्यूसिंग शुगर। बात खत्म। क्योंकि बेटा यहाँ से सवाल बन चुका है और बन सकता है, ठीक है। चलो, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जो भाई इस चीज़ को रिड्यूस नहीं करेंगी, या वो लिखा हुआ है कि डोंट रिड्यूस, ला 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 ला। क्लियर है? बढ़िया। अब देखो, कुछ रिड्यूसिंग शुगर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या है वो जरा सुनना। जितने भी मेरे भाई मोनोसैकराइड होते हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और मैल्टोस एंड लैक्टोस होते हैं, ठीक है। अच्छा, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हो सकते हैं, सुक्रोस हो गया हमारा, या फिर हमारा ग्लूकोसाइड्स हो गया, ठीक है। इसको विशेष ध्यान में रखना, है ना। बढ़िया, चलो। अच्छा, थोड़ा सा हैंग क्यों कर रहा है ये आईपैड मेरा। हाँ चलो, अब देखो, बहुत ज़्यादा आई थिंक नोट्स होगा इसके अंदर, ठीक है। चलो, डी क्या है भाई, पॉलीसैकराइड, ठीक है भाई। पॉलीसैकराइड समझ गए क्या होते हैं, इधर आओ दिखा देता हूँ तुम्हें, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पॉलीसैकराइड, अब जरा सुनना, देखो। हाँ, अब देखो यार, इसके अंदर भी ना 2 चीज़ें होती हैं, कौन सी, एक होता है होमोपॉलीसैकराइड, थोड़ा जूम करता हूँ, होमोपॉलीसैकराइड और हेट्रोपॉलीसैकराइड। होमो का मतलब क्या हो गया भाई, सेम टाइप ऑफ मोनोमर अगर मिलके बहुत सारे सेम टाइप ऑफ मोनोमर मिलके अगर आपके पॉलीसैकराइड बना रहे तो भाई वो तुम्हारा हो जाएगा मोनो, आई मीन होमो। और अगर डिफरेंट टाइप के बना रहे तो भाई तुम्हारा हो जाएगा हेट्रो। बात सिंपल है ना। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब सुनो अगली बात,
कहाँ गया, हाँ अब देखो यार मैं आपसे एक एक करके बात करता है ना ग्लूकोज और ये सब वगैरह की, बट रुक जाओ अभी मैं इस चीज़ पे वापस आऊँगा। बट मैं पहले चाहता हूँ कि तुम जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना तुम पहले उन स्ट्रक्चर्स को समझ लो, बिकॉज तुम्हें एक बार तुमने अगर उन स्ट्रक्चर को समझ लिया ना तुम ये सब चीज़ें तो कर ही लोगे यार, ठीक है। तो मैं पहले आपको लेके चल रहा हूँ सारे स्ट्रक्चर के ऊपर, और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक ये चीज़ याद करने को बोलूँगा। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट, आ जाओ चलते हैं हम लोग। डरना नहीं, पीडीएफ को देखिए समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से, ठीक है यार। सबसे पहले मैं आपको क्या करा रहा हूँ, स्ट्रक्चर को याद करा रहा हूँ। एक बात और बोल दूँ कि मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ये मैंने 3-4 क्या बोलते हैं रेफरेंस लेके बनाए। मैंने यहाँ से देखा वहाँ से देखा, जो भी ट्रिक्स मैंने अलग अलग यूट्यूब के वीडियो से ली हैं, ठीक है। सो पहले तुम्हें बोल दूँगी, तुम बाद में को बोलोगे अरे भैया ये तो आपने यहाँ से चुराया, तो आपने यहाँ से चुराया कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंस लिया, ठीक है। चलो अब सुनना, देखो हाँ पहले आपको भाई बात करना है ग्लूकोज, है ना। तो भाई ग्लूकोज पहले आप समझो कि भाई ग्लूकोज का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। कैसे करते हैं हम इसको मैं आपको थोड़ा बनाना चाहता हूँ। ऊपर CHO लगा दो, एक डंडी मारो, ठीक है। 4 आपको ऐसे करने हैं, है ना। आप सुनो OH H OH OH। अच्छा अब आपने जो यहाँ पे लगा दिया ना उसके अपोजिट में आपको उल्टा लगाना है। जैसे कि OH का अपोजिट होता है H का अपोजिट क्या हो जाएगा, अरे भाई OH हो जाएगा। ऐसे OH का अपोजिट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। OH का अपोजिट अपना H हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका आ जाता है CH2OH। ऊपर CH होता बट नीचे CH2OH। बात क्लियर होती है, हाँ ना बोलो, वेरी गुड। अब सुनना बताऊंगा। पहली बात क्या कि भाई ये है हमारा D+ ग्लूकोज। अच्छा भैया D+ ग्लूकोज का मतलब क्या है, D का मतलब यहाँ पे क्या है जरा बताता हूँ। D का मतलब भाई यहाँ पे ये है कि तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है ना भाई, स्ट्रक्चर में जो लास्ट कार्बन है, मतलब लास्ट कारल कार्बन। अच्छा बेसिकली इसमें कारल कार्बन कितने हैं तुम सारी चीजें समझ लो। देखो यार कारल कार्बन तो समझते हो ना, जिसकी 4 वैलेंसी अलग अलग हो, है ना। सो बेसिकली देखो 1 2 3 4, ये 4 इसके अंदर कारल कार्बन है, ठीक है, बढ़िया। अब देखो जो लास्ट कारल कार्बन है, बेसिकली अगर मैं नंबर करूं है ना, तो मैंने नंबरिंग तुम्हारे लिए करी हुई है। ये है 1 है ना, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6, है ना। बेसिकली इसके अंदर 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है ना। और इसमें से जो 4 कारल कार्बन है उसमें से जो ये वाला जो लास्ट कारल कार्बन है उसके अगर राइट में लगाया OH तो मैं उसको बोलूंगा D। बात समझ में लिया। अगर लगा होता लेफ्ट में तो मैं उसको D नहीं बोलता। क्लियर, हाँ ना बोलो फटाफट से, हाँ ना बोलो यार, बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो मैंने ऐसा बनाया हुआ ना भाई, मैं इसको बोलता हूँ फिशर प्रोजेक्शन। अच्छा जी, अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई मैं इसका बना दूंगा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताऊंगा, टेंशन नहीं है, कर देंगे हम सारी चीजें, ठीक है। एक छोटी सी बात और, जब भी मैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ भाई हम लोग उसको प्यार से बोलते हैं ग्लूकोपायरनोस। क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरनोस। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। देखो यार बेसिकली अभी ना आप एक काम करो, इसको भूल जाओ, जो भी लिखा है भूल जाओ, सिर्फ इस पर फोकस करो, ठीक है। हम लोग यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और हम ये बना देंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ। देखो यार पहली बात क्या है बेटा, पायरनोस का मतलब क्या है भाई, पायरनोस का मतलब क्या है कि भाई बेसिकली ये 6 की जो रिंग होती है ना, इस रिंग को हम बोलते हैं पायरिन, ठीक है। अब जब भी हमारा ग्लूकोपायरनोस हम बनाते हैं तो बेसिकली हम लोग जब भी ग्लूकोपायरनोस बनाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। देखो पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐसी रिंग बनानी है। मैंने कहा ठीक है, फिर उसके ऊपर ऐसे व्हाइट जो डंडे दिख रहे हैं ना, कुछ जूम करता हूँ, व्हाइट जो आपको डंडे दिख रहे हैं, डंडे मार दो। अब सुनो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर देखो पहली बात तो आपको ये चीज़ रटनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप रट लिया, मैंने कहा हाँ जी रट लिया। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, जितनी भी लेफ्ट में जो OH है, ध्यान सुनो, लेफ्ट में OH कौन सा है, एक ही बस OH है लेफ्ट में, है ना। जितने भी लेफ्ट में OH है वो आएंगे रिंग के अंदर, और जितने भी राइट में OH है वो आएंगे रिंग के आउटसाइड में। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यार ये रहा OH भाई, ये रहा OH, मतलब मैं समझाता हूँ। देखो क्या चल रहा है ना आपको कॉन्सेप्ट, जूम क्यों नहीं हो रहा है ये, हाँ अब देखो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग तो कर सकते हो ना, इतना तो मैं ऑर्गेनिक में आता होगा कि भाई IUPAC में नंबरिंग कैसे करते हैं ना। ऐसे ही 1st 2nd 3rd 4th 5th, है ना। ऐसे करके मेरे भाई ये 5 कार्बन है ना। अच्छा भैया ये जो लास्ट वाला कार्बन है ये वाला, ये कहाँ गया, सॉरी ये कहाँ गया, तो मेरे भाई ये वाला जो कार्बन है वो ये पे, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, डरो मत। और तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूँ, इधर आओ, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। डरना नहीं है, करा दूंगा, बस देखते रहो। अब देखो हाँ आपको बेसिकली ये डंडे करने हैं, है ना, ऐसे मारने हैं, है ना। और जो OH लेफ्ट में है वो रिंग के अंदर डाल दो, है ना। और बेसिकली जो राइट में OH है आप उनको रिंग के बाहर लगा दो, ये देखो, है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे CH2OH है वो आ जाएगा ऊपर। हमेशा ध्यान रखना है क्या कि यहाँ पे CH2OH आपका ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका H है वो हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप बेसिकली इस स्ट्रक्चर को याद रखोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ
जो तुम्हारे काम की है ना, इसको तुम रट लेना, मेरी बात मानो, उसको रटोगे ना तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब याद करने की एक और छोटी सी ट्रिक है, क्या कि NNU मतलब क्या, देखो नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे, क्या बोल रहा हूँ, नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे, मतलब नीचे नीचे ऊपर नीचे, सॉरी नीचे है ना, नीचे नीचे, हाँ ऊपर नीचे ऊपर, हाँ आप सही है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस चीज़ का याद रख सकते हो ना, तो भाई ये जो चीज़ है ये OH और CH2OH के लिए है ना, थोड़ा सा आपसे रेफरेंस लेके याद रख सकते हो है ना। बेसिकली ये जो चीज़ है ये रेफरेंस बनाई हुई है जहाँ पे हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि नीचे नीचे लिखा हुआ है ना, तो भाई नीचे नीचे मतलब OH के लिए है ये है ना, हाइड्रोजन के लिए नहीं है, ठीक है, सिंपल। अब सुनो, अब जो काम की बात है वो सुनो, सारी फालतू बातें छोड़ो, इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं समझाता हूँ। देखो यार, अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे अल्फा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कार्बन पर, ध्यान से सुनो, फर्स्ट कार्बन पर जो OH है वो नीचे है, ये देखो OH इज डाउन, ध्यान रखनी है बातें। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा मैं देखो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, क्या तू बीटा डी ग्लूकोज बना सकता है? तो बीटा डी ग्लूकोज में बताऊं क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर भाई यहाँ पे जो ये OH है ना, OH इज डाउन, यहाँ पे हमारा OH अप हो जाता है। मतलब डिफरेंस क्या आता है बेसिकली, यहाँ पर OH डाउन था लेकिन यहाँ पे हमारा OH अप हो जाएगा, और यहाँ पे जो H ऊपर था यहाँ पे OH नहीं हो जाएगा, दैट्स इट, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो अब से मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा तो ये बना सकता है क्या, मैं तो ये बना के दे दूंगा, अल्फा डी ग्लूकोज बना के दे दूंगा, क्या तू ये बना सकता है? आप बोलोगे बेटे भैया बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों कैसे? इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, कौन सा वाला, 1 वाला, बात खत्म, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब छोटी सी बात और, क्या अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स है ना, अल्फा और बीटा जो ये हैं एनोमर्स। अच्छा एनोमर्स का मतलब ये क्या होता है, एनोमर्स जिनमें डिफरेंस सिर्फ एक पोजीशन पे हो, मतलब एक पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन और 6 पोजीशन। अच्छा जी, जहां पे डिफरेंस सिर्फ एक पोजीशन पे हो, एक मतलब नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक ही पोजीशन पे हो, है ना। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे भी भाई चेंज हो गया, फिर यहाँ पे भी चेंज हो गया, समझ में आ रही है तुम्हें बात? सिर्फ एक ही जगह पे चेंज होगा, सिर्फ एक ही जगह पर अगर चेंज हो तो हम उसको बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। और सुनते जाओ, और ये जो एनोमर्स है कौन से एनोमर्स हैं? अरे मेरे भाई ये C1 एनोमर्स है। क्यों भैया? बिकॉज यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है, सुनते जाना, जो भी चेंज हो रहा है वो हो रहा है कार्बन के ऊपर, और वो कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन है, चेक कर लो आप, ठीक है। अच्छा अब आपको इतनी बार मैंने बहुत ही विस्तार से समझाई है, अब मैं आपको आगे कराऊंगा बहुत तेजी से, ठीक है। आ जाओ भैया जी, फ्रक्टोज क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ध्यान समझना। फ्रक्टोज के लिए आप अल्फा डी ग्लूकोज पहले बना दो, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है ना। अब मेरे को मत बोलना कि भैया आपने सिखाया नहीं है, सिखा दिया है, याद करा दिया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा तुम खुद देखोगे तो अपना काम, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सुनना, अल्फा डी ग्लूकोज आपने बनाया, मैंने कहा हाँ जी बनाया। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, चेंज है सिर्फ यहाँ से लेके आपको यहाँ पर लेके आना है। मतलब क्या, कुछ नहीं, इसको मिटाओ, C डबल लगाओ और यहाँ पे CHO की जगह पे CH2OH लगा दो। अब हुआ क्या, देखो थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, CH2OH ऊपर भी है, CH2OH नीचे भी है, ठीक है। तो अब मुझे बनानी है इसकी साइक्लिक रिंग। कैसे बताता हूँ, मतलब जैसे देखो सुन देखो, जैसे हमने फिशर प्रोजेक्शन से हमने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, ये देखो हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, ऐसे ही इसके इसके फिशर प्रोजेक्शन से आपने को बनाना है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी क्या, कि ये एक तो अल्फा डी फ्रक्टोज होगा और एक होगा बीटा डी फ्रक्टोज, है ना। तो अगर मैं तुम्हें कोई एक बना के दे दूं तो क्या तुम दूसरा बना सकते हो? बेटा कैसे बनाओगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना है, हमारा सिर्फ ये चेंज करना है, OH CH2 और OH CH2। अब मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, समझा दूंगा हर एक तरह से। एक छोटी सी बात, पहली बात तो क्या है कि जितने भी OH लेफ्ट में है वो किसके अंदर आएंगे? रिंग के अंदर आएंगे, यानी कि OH यहाँ पे है, ये हमारा OH आ गया। समझाता हूँ, देखो पहली बात क्या है कि बेटा ये फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो रिंग बनेगी ये बनेगी 5 मेंबर वाली रिंग, जिसमें एक होगा O। जैसे कि ऊपर भाई क्या था, 6 मेंबर रिंग थी, लेकिन यहाँ पे है मेरे भाई 5 मेंबर रिंग, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा भाई, है ना। अच्छा अब नंबरिंग करना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको एक एक करके करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका OH आ गया लेफ्ट में, तो भाई 3rd नंबर के कार्बन पर OH लेफ्ट में है, यानी कि इसके अंदर जो 3rd नंबर का कार्बन है, यानी कि कौन सा कार्बन मेरे भाई? ये वाला कार्बन, इसमें OH अंदर आएगा। ये देखो ग्रीन के अंदर आ रहा है, बातें क्लियर हो रही है ना, बोलो फटाफट से, है ना। और जितने भी बाकी जो OH राइट में ये आएंगे ऊपर, यानी कि ये ऊपर मतलब बाहर आएंगे, एक ये बाहर आ गया है ना, और हमारा एक ये बाहर आ गया, ठीक है। हाँ सही है, समझ गया। अच्छा अब जरा सुनते जाना, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने एक बार इसको बना लिया। अच्छा एक बात और कि कुछ बच्चे हो सकता है
कंफ्यूज हो जाए कि भैया ये आपने बनाया कैसे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा भी, है ना, और ट्रिक मैं तो बता देता हूँ। देखो पहली बात क्या है कि ये जो ट्रिक है ये सिर्फ फ्रक्टोज के लिए है ना, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो है ग्लूकोज मैंने आपको बनवा दिया है ना, फिर उसमें फ्रक्टोज के लिए सिर्फ ट्रिक है। अबे भाई ऊपर हो जा दोस्त। हाँ देखो ट्रिक क्या है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, आपको दिख रहा है, मैंने कहा जी दिख रहा है, अल्फा और बीटा मैंने यहाँ लिखा, मैंने कहा ठीक है, और सिस और ट्रांस मैंने यहाँ लिखा। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। क्या तुम्हें एबीसीडी आती है? मैंने कहा हाँ जी आती है। अल्फा और बीटा में अगर मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बात करूँ तो भाई पहले अल्फा आएगा, अरे तुम बताओ यार, पहले अल्फा आएगा और फिर उसके बाद बीटा आएगा, कैसे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। और सिमिलरली सिस और ट्रांस में अगर बात करूँ तो सिस और ट्रांस में भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आएगा? सिस पहले आएगा और ट्रांस बाद में आएगा, यानी कि मैंने इसको एकदम सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ। देखो अल्फा के अंदर हमारा काम चलेगा सिस वाला और बीटा के अंदर हमारा काम चलेगा ट्रांस वाला। क्या मतलब है समझाता हूँ। देखो सुनते जाना, बहुत जाने। अल्फा मतलब सिस है ना। अब देखो सिस क्यों? अरे भाई ऐसे ऐसे है, दोनों ही सेम डायरेक्शन पे हैं, इसका मतलब कौन सा हो गया? सिस हो गया है। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ बीटा वाला, है ना। बीटा वाला का अच्छा एक बात और, ये ट्रिक किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज के लिए, बिकॉज ग्लूकोज तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है एक्चुअली। अब सुनना, बीटा में होता है भाई ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या है भाई? ये तो तुम्हारा ऐसे रहेगा लेकिन आप इसको बदल दो। अरे बात समझ में आ रही है ना, बोलो, है ना। बाकी मैंने तुम्हें समझा दिया कि भाई अल्फा का मतलब होता है OH नीचे और बीटा का मतलब होता है OH ऊपर, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर से मैं बोल दूँ, अल्फा एंड बीटा आर एनोमर्स। और बेटा कौन से एनोमर्स हैं? सुनते जाना, कौन से एनोमर्स हैं? C2 एनोमर्स हैं। C2 एनोमर्स, अरे हाँ भाई C2 एनोमर्स। क्यों? इधर आओ, 1 कार्बन सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, यानी कि चेंज किस पे हो रहा है? चेंज हो रहा है C2 पर। C2 मतलब कार्बन नंबर 2 पर। क्लियर हो रही बात? हाँ ना बोलो फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि C2 एनोमर्स है। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, बाकी तुम चीज़ें याद ही रखनी है ना। चलो अच्छा, अब देखो, अब ध्यान सुनना, मैनोस क्या होता है फर्क नहीं पड़ता अपने को यार, बिकॉज अपने को तो बस क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर रटने से याद है, रटने से काम करना है अपने को, है ना। आप सुनना, मैंने आपको बोला भैया डी ग्लूकोज बना के दीजिए, मैंने कहा हाँ जी क्यों? अरे भैया ये तो मैंने आपको याद कराया हुआ है अभी, है ना। डी ग्लूकोज मैंने आपको बना के दे दिया। अब भाई मैनोस कैसे बनाए? बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो इस वाले OH को लेफ्ट में ले जाओ और इस वाले H को राइट में ले जाओ, मतलब इन दोनों का इंटरचेंज कर दोगे, OH और H यहाँ पे आ जाएगा सब, ठीक है। अब सुनना, क्या अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो भाई हो जाएगा मैनोस। अब सुनना ध्यान से, है ना, कि अब ये आपस में क्या हो गए? एपिमर। एपिमर क्या होते हैं सुनते जाना, एपिमर क्या होते हैं कि एक कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा कार्बन एटम है जिस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गई? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। यानी कि जो सेकंड वाला कार्बन है इस पे भाई कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गई, पलट गई। तो ये हमारा कौन सा एपिमर हो जाएगा? C2 एपिमर। सिंपल, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब फिर से वही वाला अपना कहानी है ना। तो ये मैं आपको साइक्लिक इसका बनाता हूँ, बना के दिखा दूँगी कैसे बनना है ना। यहाँ से आपको कैसे बनाना है देखो, इधर बराबर बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज बनाना आना चाहिए। मैंने कहा भैया तो मुझे आता है, अरे मैंने आपको यार याद कराया हुआ है। अब मत बोलना कि भैया मुझे नहीं आता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज मैंने पता कराया, मैंने बढ़िया। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना। बेसिकली अगर मैं अल्फा को हटा भी दूँ, है ना, तो बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना। अब सुनना, आप मैनोस का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है भाई, आप मुझे बताओ C2 एपिमर था ना। अरे भाई ये C2 एपिमर है ना, तो भाई क्या करो, कार्बन नंबर 2 पर, अरे यार ये सब सॉरी, कार्बन नंबर 2 पर आप इसको और इसको इंटरचेंज कर दो। अरे भाई साहब बस चेक कर लो, H का OH हो गया और OH का H हो गया, कहानी खत्म। बातें समझ में आ रही तो हाँ ना बोलो फटाफट से, क्लियर है ना। तो अपना ये है ना, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप केवल ग्लूकोज का ये और याद रखो, तुम्हारा सारा का सारा काम मैं बना दूंगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, कहाँ गया अपना, ये हो गया। हाँ अब तुमने ये वाली चीज़ भी कर लिया ना। मैं आपसे आगे बात करता हूँ। अब देखो यार बात करते हैं हम लोग गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज में क्या रहता है? कुछ नहीं है, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, D+ ग्लूकोज आपने लिखा। अच्छा यहाँ पे तुम अल्फा डी ग्लूकोज भी लिख सकते हो, बिकॉज क्यों? बिकॉज अल्फा जो है यहाँ पे, अच्छा सॉरी अभी नहीं लिख सकते, बिकॉज अभी तो ये फीचर प्रोटेक्शन में, जब हम इसमें आपको लेके जाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो मैं आपको बोलूँगा इसमें, है ना। D+ ग्लूकोज है, मैंने कहा हाँ जी है, कुछ नहीं करना है। ये वाली जो पोजीशन है इस पर आप चेंज कर दो, मतलब 4th पोजीशन पे आप चेंज कर दो यार। H का कर दो OH, OH का कर दो H, कहानी खत्म, है ना। तो आपको हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा जी, है ना। ओके सॉरी एक मिनट, नहीं यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? सॉरी आई एम सो सॉरी। गैलेक्टोज आप सही है, ठीक है, बेसिकली आपका गैलेक्टोज है। अब जरा सुनो,
कि डी प्लस ग्लूकोज से भाई मैं यहाँ पे आपको लेके आ रहा हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अरे मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा मत बोलना कि भैया आपने नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ाया था ऊपर यार, अरे स्टार्टिंग वाले पेज में, फर्स्ट पेज में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ से यहाँ कैसे आओगे, है ना, यानी कि आप डी प्लस ग्लूकोज से आप गैलेक्टोज कैसे बनाओगे, और कौन सा वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 4 नंबर पे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे किया था और हमारा जो चेंज था वो 4 नंबर पे था, वैसे ही आपको यहाँ पे भाई 4 नंबर पे करना है चेंज, है ना। 1 2 3 4, अब भाई हमारा जो है 4 नंबर है, 4 नंबर पे आप चेंज कर दो, एच का कर दो OH और OH का कर दो एच, बात खत्म, कहानी सिंपल है। समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा और एक बात और कि अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज है मेरे भाई, तो भाई अल्फा डी गैलेक्टोज नहीं हो जाएगा ये। अरे भाई क्यों, अरे मेरे भाई बिकॉज आपने अल्फा डी ग्लूकोज से जब चेंज करा, इंट्रेंच करना, तभी तो आपका अल्फा डी गैलेक्टोज आया, है ना। तो अब क्या, आप सुनते जाना। अब मैंने आपको बोला भैया आपको मैंने अल्फा डी ग्लूकोज दे दिया, क्या बीटा डी अल्फा डी गैलेक्टोज दे दिया, अल्फा डी गैलेक्टोज अगर मैंने आपको दे दिया तो क्या आप बीटा डी गैलेक्टोज बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे, बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, अल्फा ये है, बीटा ये है। मैंने आपको क्या बोला था, अल्फा का मतलब क्या है OH नीचे, बीटा का मतलब क्या है OH ऊपर। अब आ जाओ चेक कर लो, सब कुछ सेम है, बस यहाँ का H जो है वो यहाँ पे OH बन गया, यहाँ का OH अपना जो है यहाँ पे H बन गया, सिंपल बात, क्लियर है। यहाँ से अब यहाँ कैसे गए भाई, H को OH नीचे था, इसको ऊपर कर दो और H को नीचे कर दो, कहानी खत्म। यहाँ पे OH ऊपर आ गया, H नीचे आ गया, सिंपल, ठीक है, समझ रहे हो, बढ़िया। अब देखो आपको मुझे कुछ बातें बतानी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज कैसे बनता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ जाना। देखो यार, मेल्टोज कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज को आप जब मिलाते हो, मतलब दोनों ही सेम टाइप की यूनिट को जब आप मिलाते हो, आपको मिल जाता है मेल्टोज। थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, है ना, ऑब्वियसली। अच्छा, अगला सुक्रोज कैसे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बोल रहा हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज तो है ही, बट बीटा डी फ्रक्टोज भी है, ठीक है। अच्छा एक बात और कि अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी, हाँ, ग्लूकोज तो भाई तीनों में ही है ना, ये जो ग्लूकोज है तो भाई मेल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को बनाने में काम आता ही है ना। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा है कि अल्फा या फिर बीटा ही है ना। बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी सबको समझाऊंगा। मेल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, और लैक्टोज बनता है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज से। अच्छा आप सुनना, सुक्रोज बनाते हैं यार, इसकी बात करते हैं सुक्रोज की, ना क्या है, बड़ा सिंपल है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ले लो, है ना। अच्छा अब मैं आपको फिर से बोल दूं, अल्फा डी तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, और बीटा डी फ्रक्टोज मैंने आपको अभी सिखाया था, दिखाऊं कहाँ सिखाया, इधर आओ। बीटा डी फ्रक्टोज कहाँ गया बीटा डी फ्रक्टोज हमारा दोस्त, ये देखो बीटा डी फ्रक्टोज। तुम्हें बीटा डी फ्रक्टोज याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा डी फ्रक्टोज तो बना सकते हो। अल्फा डी फ्रक्टोज से क्या आप बीटा डी फ्रक्टोज नहीं बना सकते, कितना आसान है भाई, CH2 को नीचे ले जाओ, है ना, और OH को ऊपर डाल दो, कहानी खत्म यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया, है ना। तो जैसे कि मैंने क्या करा, इसको यहाँ से कॉपी करा तुम्हारे लिए, है ना, कहाँ गया हमारा, हाँ, यहाँ पे आके बीटा डी फ्रक्टोज को मार दिया। अब जरा ध्यान सुनो, है ना, अभी बना नहीं, सुनते जाना। एक बार आपने अगर ऐसा कर दिया कि आपने ये तो ये डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया, अब आपको क्या करना है, देखो, हाँ, यहाँ पर जो H है और यहाँ पे जो OH है, मतलब क्या आपको कॉर्नर्स पकड़ने हैं, कॉर्नर मतलब एक कॉर्नर ये है आपका, एक कॉर्नर ये है, ध्यान से समझना, ये सब ट्रिक्स हैं तुम्हें याद करवाने की। एक कॉर्नर ये पकड़ो, या फिर ये तरीके हैं, एक कॉर्नर ये पकड़ो, एक कॉर्नर ये पकड़ो, इन दोनों को आपस में कर दो इंटरचेंज। अच्छा मतलब OH यहाँ पे आ जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, प्लीज समझना, थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा, बट तुम कर सकते हो यार, तुम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, H का आपको यहाँ पे करना है OH, और यहाँ पे आपको OH को काट के करना है H, है ना। अब आपको ये बन गया, अब सुनना, इतना हो गया। अब देखो, इसको मैं उठा रहा हूँ और मैं इसको उठा रहा हूँ, है ना, और मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आ गया, है ना, और ये हमारा यहाँ पे आ गया, है ना। अच्छा अब सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ देखो, कुछ नहीं करना आपने, अब कुछ नहीं, अपना काम हो गया, अब अपने कुछ नहीं करना, यहाँ से अपने को पानी निकाल देना है, सॉरी, ये मैंने बनाया, है ना। अब यहाँ से ये देखो, मैंने यहाँ से भाई पानी निकाल दिया, अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। भाई पानी निकाला, क्या होगा यहाँ से, यहाँ पर एक रेड कलर का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सॉरी पेप्टाइड बोल दिया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी यार, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ से एटम हटाओगे ना भाई, तब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई बेसिकली, है ना। बेसिकली ये जो चीज़ है, ये जो तुम्हें ग्रीन में दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और हम इसी पूरे पर्टिकुलर चीज़ को हम बोल देते हैं सुक्रोज, बात खत्म यार।
चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, बात खत्म हो गई है ना, सिंपल। अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ मैल्टोस। मैल्टोस में क्या है, कुछ नहीं है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, है ना, 1 सेकंड होल्ड करोगे, 2 अल्फा डी ग्लूकोज लेना है आपको। हाँ भाई, अल्फा डी ग्लूकोज ले लो 2, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, दोनों को साथ में रख दो, ठीक है, दोनों को आपको साथ में रखना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, सुनते जाना अभी आराम से। यहाँ से भाई तुम पानी निकाल दो। कहाँ निकाल दो, जब तुम यहाँ से मेरे भाई पानी निकाल दोगे तो भाई क्या मिलेगा तुम्हें, फिर से तुम्हें मेरे भाई एक बीच में पेप्टाइड लिंकेज मिल जाएगी। देखो चेक कर लो। अरे तुम्हें बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ से तुम कैसे आ रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ से ये जो है इसको उड़ा दो और बीच में से एक ऐसा करके डंडा लगा दो। वो डंडा कहाँ है, ये रहा वो रेड कलर का डंडा, कहाँ निकल है ना। तो ये हो गया हमारा एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। और इस पूरी की पूरी चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मैल्टोस बोल सकता हूँ। क्लियर है, आना बोलो फटाफट से, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ लैक्टोस की। भाई लैक्टोस में भी कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोस ले लो और बीटा डी ग्लूकोज ले लो। अरे भाई ये कहाँ लिखा हुआ है ऐसा सब कुछ, इधर आओ। लैक्टोस में क्या है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोस, है ना। मैंने क्या करा है, नीचे जाके मैंने बीटा डी गैलेक्टोस को लेफ्ट साइड में लिखा है और बीटा डी ग्लूकोज को राइट साइड में लिखा। दिखा दूँ, लेफ्ट में हमारा गैलेक्टोस होना चाहिए और राइट में हमारा होना चाहिए ग्लूकोज। अब देखो इधर आओ, इधर आओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा डी गैलेक्टोस लेफ्ट में है, बीटा डी ग्लूकोज राइट में है। क्लियर, बढ़िया। अब सुनो, देखो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, हाँ इसको आपने ऐसे बनाया, मैंने कहा ओके भैया इतना तो अपना काम हो ही गया। और हाँ अच्छा देखिए, गैलेक्टोस आपका ये है और बीटा डी ग्लूकोज आपका ये है। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से पानी निकाल दो यार। जब यहाँ से मेरे भाई पानी निकालोगे भाई, यहाँ पे एक ऐसे इस टाइप का एक आपको रेड कलर का लिंक मिलेगा, ये देखो। और मैं इसको बोलता हूँ भाई क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। बस अब कोई बच्चा बोल दे कि भैया आप लैक्टोस बना सकते हो, अरे बेटा बिल्कुल बना सकते हो यार, क्यों, तुम्हें इन दोनों का तो चीज़ें आती हैं। दोनों को ऐड करो, बीच में से भाई पानी निकाल दो, है ना, और तुम्हारा ये बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला एक लैक्टोस। क्लियर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपको हम बोलते हैं लैक्टोस। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो हमारा कार्बोहाइड्रेट में जितनी भी स्ट्रक्चर थे मैंने आपको याद करा दिए, एक बार खुद से बैठ के उनको ट्राई करना, ठीक है। अब आ जाओ भाई प्रोटीन के पास। प्रोटीन में क्या है, बहुत आसान है, डरना नहीं है, बहुत आसान है। देखो पहले आप समझो कि प्रोटीन का जनरल एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। एक कार्बन से COOH लगा होता है, एक अमाइन ग्रुप लगा होता है और एक हाइड्रोजन लगा होता है, और एक साइड आपकी होती है कार्बन की बड़ी सी चेन जिसको हम बोल देते हैं R, ठीक है। अब रुको, जैसे जैसे तुम R को चेंज करोगे वैसे वैसे ये कार्बन वैसे वैसे ये टाइप ऑफ प्रोटीन बदलता जाएगा। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ग्लाइसिन की बात करूँगा ना, तो भाई अगर मैं इस R को हटाकर केवल H कर दूँ तो क्या होगा, हाँ बताओ, हाँ तो भाई ये ग्लाइसिन बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं R को हटा के C लगा दूँ, यानी कि R को हटा के हाँ भाई मैंने C लगा दिया, ये बन जाएगा एनालाइन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ना। सो बेसिकली मैंने आपके लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं और उनके लिए अलग अलग यहाँ पे R लिखे हुए हैं। अब मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं है, समझाऊंगा सब कुछ। देखो आ जाओ, इसको समझ गए तुम्हें कि दिमाग में चीज़। अब आ जाओ, देखो वेलाइन क्या होता है, अगर मैं क्या करूँ C और C करूँ भाई, यहाँ से मैं बीच से इसको यहाँ से लगती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ बोलो फटाफट से बोलो, हाँ बढ़िया। चलो हाँ अच्छा एक बताओ छोटी सी, है ना, कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन वाली लाइन का मतलब कौन सा है, कि भाई ग्रीन लाइन कौन सी है हमारे इस वाले डायग्राम के अंदर भी ये ग्रीन लाइन है दोस्त, है ना। कहीं ऐसा मत समझ लेना बिल्कुल भी कि कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई अब ये ग्रीन लाइन आई और मेरा अब ये ऐसे आया, बिल्कुल भाई ये गलत है ना। बट जो सही है मैं बता दूंगा आपको, सही हमारा हो जाएगा ये वाला, मतलब एक मिनट, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अगर मैं आपसे मात्र इसकी बात करूँ तो, ठीक है। चलो वेरी गुड। सो बेसिकली अपना यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ये लो, ठीक है। चलो थोड़ा सुंदर बना दो उसको, ये लो। अब देखो आ जाओ, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ वेलाइन। ल्यूसिन क्या होता है, अगर मैं कुछ इस टाइप का बना दूँ, है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत तो याद रखनी पड़ेंगी, है ना, बिकॉज बायोमोलिक्यूल आपकी बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। सो सॉरी, इसको अच्छे से याद रखना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं बात करता हूँ आपसे आइसोल्यूसिन। आइसो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता मेरे भाई, कि तुम्हें टी बनता हुआ दिख रहा है, अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, टी बनता हुआ दिख रहा है, टी की इस डंडी को काटो भाई, यहाँ लगा दो, है क्या बोला, बताता हूँ। अरे यार दिक्कत नहीं है, समझो। टी तुम्हें दिख रहा है बनता हुआ, ये देखो यहाँ ऐसे कर देता हूँ, सॉरी टी तुम्हें बनता हुआ दिख रहा है, इस टी की डंडी को यहाँ से काटो मेरे भाई, यहाँ से लगा दो, है ना। तो तुम टी की डंडी को यहाँ से काट के यहाँ लगाओगे तो भाई तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर है, बहुत सही सुंदर है भाई, है ना। तो तुम्हें ये सब समझ लोगे। अच्छा अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ, देखो यार ध्यान समझना।
अब हम पहले बात करेंगे एसिड्स के बारे में। अच्छा यार, मतलब प्रोटीन्स ही हैं, बट देखो एसिडिक अमीनो एसिड है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूँ छोटी सी, है ना, कि ये सब बेसिकली अमीनो एसिड्स ही है ना, क्योंकि भाई जो प्रोटीन होता है वो कैसे बनता है, अमीनो एसिड के बहुत सारे ग्रुप्स हैं ना, बेसिकली प्रोटीन इज कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड अंदर होता है, अंदर भाई ये बाहर प्रोटीन है, क्लियर, बढ़िया। अब सुनते जाओ, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, आर की जगह पे आप COOH लगा दोगे, भाई एस्पार्टिक एसिड रहेगा, और अगर आप ग्लूटामिक एसिड बनाना चाहते हो तो आप एक C लगाए, मतलब ये आपको याद है, आप इसके आगे एक C और लगा दो, मतलब यहाँ पे एक C लगा दो और इसको आप जोड़ दो, यू नो, मतलब इस वाले बॉन्ड से, कांगे वाला बॉन्ड, ये इस वाले बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। तो बेसिकली कोई मैं खोलूँगी, मैंने आपके लिए हर एक चीज़ लिख के लेके आया हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, इसको याद रख सकते हो। अच्छा अब देखो, नहीं तो एसिडिक अमीनो एसिड, अब मैं आपसे बताता हूँ एमाइड्स ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड, है ना, कि अगर भाई मैं इसका अमाइड ले लूँ, इसका मतलब क्या है बताता हूँ, एस्पार्टिक एसिड का भाई क्या हो जाएगा, एस्पार्जिन हो जाएगा, सिंपल। अरे भाई एस्पार्टिक एसिड का एस्पार्जाइन हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड का ग्लूटामाइन हो जाएगा, बात सिंपल है, क्लियर है। बताता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, देखो मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा, मैं अगर आपको इसको खोल के दिखाऊंगा तो क्या दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है OH, है ना। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाना, अगर इस OH को हटा के तुम यहाँ पे लगा दो N, तो भाई ये बन जाएगा एस्पार्जाइन। नहीं मानते मेरी बात को, अरे चेक कर लो ना यार, CCNO, CCNO, सिंपल। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, है ना। सिमिलरली अगर मैं तुम्हारे लिए एक कमाल कर दूं, ये और OH, है ना। अब सुनना, अगर मैं ग्लूटामिक एसिड के अंदर से OH को हटा के भाई N लिख दूंगा, क्या बन जाएगा, ग्लूटामाइन बन जाएगा, ये देखो बना हुआ है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको याद रखोगे तो भाई ये बना पाओगे कि नहीं, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, बना लोगे, बहुत बढ़िया। बेसिकली ये दोनों चीज़ याद रखना, ये तो तुम बना ही लोगे, इतना तो मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना, दो चीज़ और, फिनाइल एलेनाइन और थायरोसाइन। अच्छा एक बात और, कि इससे जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हम नीचे कवर करेंगे, है ना, बट ये है सिर्फ पहले मैं आपको सारे स्ट्रक्चर याद करा रहा हूँ, जिससे कि स्ट्रक्चर का कोई भी सवाल जो है तुमसे गलत ना हो, क्लियर। चलो अब सुनना, फिनाइल एलेनाइन क्या होता है कि भाई यहाँ से C से आपने बेंजीन लगा दिया, ओके, अरे आसान सा है ना कॉन्सेप्ट। थायरोसाइन क्या होता है, ये तो है ही, आपने इसका आगे अगर OH लगा दिया तो भाई ये बन जाएगा थायरोसाइन, देखो चेक कर लो, ये और ये था, इसका आगे आपने एक OH लगाया तो बन जाएगा थायरोसाइन ना। और ये बेसिकली आते हैं हमारे बेंजीन कंटेनिंग अमीनो एसिड में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना, क्या कि भाई मुझे बताओ कि भाई क्या बोलते हैं अपना, तुम्हें एस्पार्जाइन वो मतलब क्या कंटेन करता है, ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है एस्पार्जाइन जो ये क्या कनेक्ट करता है, आई मीन को क्या कंटेन करता है ना, तो अपना आंसर होगा भाई ये N कंटेन करता है, N मतलब नाइट्रोजन, जो अमाइड्स ऑफ एसिडिक ऑफ अमीनो एसिड, है ना। अरे आसान सा समझ गए हो यार, है ना। चलो अब कुछ और चीज़ें हैं, अरे आसान है, टेंशन मत लो, देखो आ जाओ, लाइसिन और आर्जिनाइन में क्या होता है भाई, तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और तुम्हें इस चीज़ को ऐसे याद रखना है ना। अब देखो याद तो रखना पड़ेगा, है ना, दुनिया याद करती है, तुम्हें भी याद करना पड़ेगा। और सुनो, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज़ पहले करा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, बेसिक अमीनो एसिड में हमारा भाई ये दोनों आ जाते हैं। अच्छा अब मैं आपसे बात करता हूँ क्या, सिस्टीन और मेथियोनाइन के बारे में, है ना। इसमें क्या रहता है, देखो R है। अच्छा एक बताओ, सिस्टीन और मेथियोनाइन का मतलब क्या है भाई, सल्फर कंटेनिंग होते हैं ना। सो बेसिकली इसमें S और SR है, क्लियर। अच्छा ये C के साथ में अगर आपने S जोड़ दिया तो अपना ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा S जो है उसकी वैलेंसी 2 होती है ना, तभी यहाँ पे एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड H के साथ में है। यहाँ पर इसका भाई कोई बॉन्ड नहीं है, क्यों, बिकॉज एक बॉन्ड ये आ गया, एक बॉन्ड ये आ गया, ठीक है। तो बेसिकली CCSC, है ना, थोड़ा सा आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना। चलो और ये सल्फर है ना। सो बस यही था। अच्छा ओके हाँ, अब देखो मैं आपसे बताता हूँ सेरुई और थ्रेयोनिन, है ना। अब इसके अंदर क्या है सुनना, कि बेसिकली हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, है ना, जिसके अंदर जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन होता है आपका, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड बेसिकली, है ना। सो R को अगर मैं C और OH लगा दूं तो मेरा बन जाएगा ये। अच्छा आपको बात समझ में आ रही है ना, कि R की जगह मैं क्या लगा दूं, देखो जैसे कि लो मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम बोलोगे ना तो भैया मैं तुम्हारे लिए क्या बना के दिखाऊँ तुम्हें, थ्रेयोनिन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। क्या है देखो, बहुत आसान है, कोई टफ चीज़ नहीं है। NH2 एक जगह NH2 था, एक जगह COOH था, ठीक है, एक जगह H था और एक जगह मैं डाल रहा हूँ, क्या बन डालूंगा देखना, ये देखो ये भाई मेरा क्या बन गया। अरे मेरे बात सुनो भाई, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया थ्रेयोनाइन। बातें क्लियर हो रही है, हाँ ना बोलो। आप ऐसा मत बोल देना कि भैया आपने वाले में जो ये करा है ये तो COOH ऊपर है NH2 लेफ्ट में, अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बस चार वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, बस बात खत्म, ठीक है। सो समझ गए ना, यहाँ पे COH नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे NH2 लेफ्ट में नहीं ना हो के ऊपर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर, बहुत ही बढ़िया सुंदर मेरे भाई। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं अलग कर दूँ उसको, जिससे कि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ जब पढ़ो PDF को, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
प्रोलाइन, हिस्टिडीन और ट्रायोटोफैन। अब सुनना क्या है इसमें कॉन्सेप्ट। मैंने अभी तक तुम्हें क्या बोला कि तुम आर की वैल्यू याद रखो, है ना, बट मैं अब तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें आर की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्टली मेरे भाई इसका फॉर्मूला कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज अगर तुम आर की वैल्यू पे पढ़ोगे तो फंस जाओगे, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर डायरेक्ट याद करो। सुनो, प्रोलाइन कर सकता है, बहुत आसान है। एक घर बनाओ, ठीक है भाई, और यहाँ पे एक लगा दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, यानी कि COOH, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने N लगाया, N का मतलब अरे भाई घर है तुम्हारा, नीचे क्या है, जमीन है भाई, जमीन की जगह पे मैं N लिख दूँ तो भाई तुम इसको यहाँ पे N लिख देना, ऐसा समझ सकते हो, अरे हाँ है ना, ठीक है। अच्छा, हिस्टिडाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं है, एक घर बनाया, मैंने कहा ओके जी, इसके साथ में एक और घर बनाओ, लेकिन उसका नीचे वाला मत बनाना, मैंने कहा ओके जी, है ना। अब जैसे यहाँ पे तुमने N करा था वैसे तुम्हें यहाँ पे N करना है, और एक बार यहाँ पे N डाल दो, ठीक है, तुम्हारा इतना हो गया। अब फिर से भाई यहाँ पे ये एक घर बनता, बट इसका बेसमेंट नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली बेसमेंट की जगह पर यहाँ पे मैंने डाला N, ठीक, जैसे अरे भाई जैसे यहाँ पे डालता है वैसे मैंने यहाँ पे N डाल दिया। और जैसे मैंने इसके साथ में N के बराबर वाले ब्रांच से मैंने COOH निकाला था, वैसे यहाँ पे तुम N के बराबर वाले ब्रांच से COOH निकाल दो, कहानी खत्म। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा, और एक बात क्या, ये होता है भाई बेसिक, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ ठीक है ना, मेरा कॉन्सेप्ट, हाँ अच्छा, बेसिक अमीनो एसिड है भाई, मैं कहूँ बेसिक क्या होता है ना, ये होता है भाई बेसिक अमीनो एसिड, ध्यान रखना है। PYQs में पूछा गया है, इसलिए मैं तुम बोल रहा हूँ। ये बता दूं कि मैंने बेसिकली PYQs को स्टडी करा, उसके बाद मैंने ये तुम्हारे नोट्स बनाए, मतलब सारे PYQ स्टडी नहीं करे, वरना तो मैं PYQ हैक ही लिया था इसका, बट काफ़ी सारे मैंने इसके अंदर क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है, ठीक है। अब सुनो, ट्रिप्टोफैन कैसे बनाए, कुछ नहीं करना है, फिर से एक घर बनाओ बढ़िया सा, मैंने कहा ठीक है जी, है ना, मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से उठा के यहाँ कॉपी और पेस्ट मारना है, और कुछ नहीं करना। जो ये डबल बॉन्ड था आपको बस यहाँ पे डाल देना है, ये डबल बॉन्ड आपने डाल दिया यहाँ पे, बस खत्म, है ना। अब सुनना, इस N को हटाओ और यहाँ भाई बेंजीन लगा दो, तुम्हारा भाई ट्रिप्टोफैन बन जाएगा ना। मैं वही तुम्हें बोल रहा हूँ कि एक बार नहीं 2-3 बार इसको बनाओगे ना, तुम्हें चीज़ें याद होने लगेंगी, क्लियर है, बढ़िया, चलो। हाँ भाई, अच्छा अब सुनो, बहुत अच्छी चीज़ लेके आओ, ध्यान सुनना। न्यूक्लिक एसिड, देखो यार, इसको याद करने की मैंने ट्रिक मतलब मैंने कहीं से देखी है, ठीक है, यूट्यूब पे ही, तो मतलब इसका श्रेय नहीं जाता है ना, मुझे कुछ नहीं आता। सुनो, देखो क्या करना है, बहुत अच्छी ट्रिक है, तुम अच्छे से समझ पाओगे। देखो यार, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड में ना जो नाइट्रोजन बेस वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, आप उनका स्ट्रक्चर कैसे याद करोगे बताता हूँ। देखो यार, बेसिकली नाइट्रोजन बेस वाले दो ही होते हैं, एक होता है प्यूराइन और एक होता है एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन, ठीक है। अब सुन जाना, मुझे बेसिकली इसकी स्पेलिंग याद नहीं है, तो अगर मैंने स्पेलिंग गलत दी हो मुझे माफ़ कर देना, बट पायरिमिडीन, हाँ यही होती है ऐसी, ठीक है। चलो, प्यूराइन के अंदर भी एडिनाइन होता है और गुआनाइन होता है, ठीक है, और पायरिडीन के अंदर साइटोसाइन होता है, यूरासिल होता है और थायमाइन होता है। आई नो कि तुम्हें बहुत खतरनाक से नाम सुनने में लग रहे हैं, बट टेंशन मत लो, थोड़ी सी टेंशन ले लो, है ना, मैं तुम्हें याद तो करनी पड़ेंगे ना कि भाई प्यूराइन के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये सब, है ना। समझाऊँ, टेंशन मत लो। पहली बात क्या सुनो, हाँ देखो, पहली बात क्या कि भाई प्योर आइन है ना। सो बेसिकली आपको पहले याद कैसे रखना है कि आपको ना पहले ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो पहली बात तो अगर यहाँ पे भाई 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब क्या है कि इसके अंदर भाई 9 मेंबर्ड रिंग है। 9 मेंबर्ड रिंग मतलब बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चेक कर लो, 9 मेंबर्ड रिंग है ना, इसलिए भाई तुम यहाँ से 9 से यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। अच्छा जी, और यहाँ पे मैं अगर मैं आपसे बात करूँ, सो बेसिकली इसमें क्या दिख रहा है मुझे, CUT। अच्छा, तो इससे क्या होगा, अगर मैंने CUT यहाँ से पकड़ लिया, तो अगर मैं CUT है ना, कट, मेरे को यहाँ पे एक कट करना है, कट मुझे क्या करना है, लेफ्ट वाला अगर मैं कट कर दूंगा ना भाई, तो मुझे ये जो भाई बेसिकली बेंजीन मिलेगा, है ना, जिसके अंदर 2 N है भाई, मैं वहाँ पे इस बेंजीन को डाल दूंगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको प्यूराइन का फॉर्म ये याद होना चाहिए स्ट्रक्चर, और पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। आई नो थोड़ी सी टफ ट्रिक्स हैं, बट इससे अच्छी ट्रिक्स आपको नहीं मिल सकती है ना स्ट्रक्चर को याद करने के लिए, है ना। मैं बता रहा हूँ, आप खुद अपने हाथ से बनाओगे ना, तुम्हें अपने आप चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। अब सुनो, देखो एडेनाइन और गुआनाइन क्या होता है, देखो समझो। एडेनाइन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा यार एडेनाइन मतलब ऐड करने को बोल रहा है, अरे बेटा ऐड करने को बोल रहा है, ऐड क्या करूँ, N लिखा हुआ है ना, ऐड 9 मतलब 9 बोले तो N, है ना। तो बेसिकली मेरे को, मैं अगर तुम्हारे लिए इसे थोड़ा मिटा दूँ, रुकती जाना एक मिनट जरा, हाँ। तो भाई मेरे को यहाँ पे एक N ऐड करना था, ये बोल रहा है ऐड N, ठीक है। अच्छा, मैं ऊपर एक N ऐड करूँगा। अच्छा, यहाँ पे है गुआनाइन, है ना, गुआनाइन। पहली बात क्या कि पहली बात ये क्या है, ये है गु, है ना, तो भाई गु कहाँ पे होता है, गु कहाँ पे, तो भाई जमीन में पड़ा होता है ना, है ना।
सो इसकी ज़मीन कहाँ है भाई, इसकी ज़मीन है यहाँ पे, देखो नीचे, पहले इस वाले में n था, है ना, बट इस मतलब बेसिकली इस चीज़ की जो ज़मीन है वो कहाँ है, एक तो ज़मीन यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे तो n पहले से ही, बट इससे और पास में और ज़मीन कहाँ पर है, एक बार ज़मीन यहाँ पर है ना, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक n लगा दूंगा, तो मैंने कहा भाई यहाँ पे एक n लगा दिया, मैंने कहा ठीक है जी। और ये है गोवा लिखा, मतलब गोवा नाइन लिखा है ना मेरे भाई, है ना, तो इट्स लाइक कि गो, है ना, और गो का मतलब क्या है कि ओ, है ना भाई, GO, आपको यहाँ से ओ उठाना है भाई, कहाँ डालोगे, जहाँ पे कुछ होना चाहिए था, जैसे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर इसको बनाने के लिए n होना चाहिए था, बट इसको बनाने के लिए इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने ओ डालना है ऊपर, ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअली ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। चलो थोड़ी सी लेम ट्रिक्स है, अगर अच्छी लगे तो कंसिडर कर सकते हो, वरना याद तो करना पड़ेगा दोस्त, है ना। चलो अब सुनो, देखो तुम्हें बेसिकली क्या बोलते हैं, हाँ अब तुम्हें ये बेसिक ट्रिक इसकी है ही, आपको क्या करना है, साइटोसाइन है ना, तो साइटोसाइन में आपको कुछ नहीं करना, एक आपको n यहाँ पे है ही, और आप मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, देखो आ गया हमारा एडेनाइन था, एडेनाइन में से ये हटा दो, लेफ्ट वाला पार्ट हटा दो, तुम्हें मिलेगा ये वाली चीज़ मिल जाएगी, है ना। और अब आप इसको यहाँ बना सकते हो, और एक साइटोसाइन लिखा है तो भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा देना, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको कोई याद करने की ऐसे ट्रिक नहीं है, बट थोड़ा सा मैं रखना पड़ेगा, है ना। अब देखो सुनो, यूरोफिल में क्या है, यहाँ से n हटाओ और डबल बॉन्ड ओ लगा दो, है ना, और ऑब्वियसली जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड ए हट जाएगा, है ना। सो बेसिकली आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अच्छा फिर से, थायमाइन में क्या कुछ भी नहीं है, इसके अंदर अगर आपने C कार्बन यहाँ लगा दिया तो भाई तुम्हारा यूरोफिल से थायमाइन बन जाएगा, है ना। ठीक है, देखो मैं तुम्हें फिर से बोल दूँ इस बात को, चीज़ों को बना के देखना पड़ेगा अच्छे से, और तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तभी बायोमोलिक्यूल से तुम नंबर खींच पाओगे, ठीक है। बिकॉज अब की बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो पक्का आ ही सकते हैं, ठीक है, और आ भी जाते हैं कई बार, है ना। चलो अब सुनना, छोटी सी बात और क्या, कि बीटा डी राइबोस का जो स्ट्रक्चर होता है वो भाई जो हमें दिखता है इस तरह का, कैसे मैंने बनाया, आपको जानने की एक्चुअली जरूरत भी नहीं है कि कैसे बनाया, बस आप ऐसे समझो कि भाई मैंने 5 नंबर रिंग बनाई, ठीक है, और इसको ये जो स्ट्रक्चर है इसको एज इट इज याद रखो, क्यों, बिकॉज भाई बीटा डी राइबोस का तुमने अगर याद रख लिया तो भाई बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस का तुम अपने आप याद रख सकते हो, कैसे बताता हूँ। इसको तुमने एक बार याद कर लिया, देखो अपने जहन में बढ़ा लो, क्यों, बिकॉज ये PYQs में पूछा जा चुका है, और एक बार नहीं कई बार, आपकी बार पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता तो मतलब मैं तुम्हें वैसे बिठा के कि अरे भाई बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, साथ में स्ट्रक्चर बैठ के याद करा रहे हैं, मैं तुम्हें वैसे उस तरह से करा पाता, तो मैं मतलब करा भी देता तुम्हें, बट वही बात है कि अगर तुम वैसे पढ़ पाते हो तो अभी तक तुमने बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी पढ़ लिया होता है यार। देखो ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, बट इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें अभी के अभी करा ही रहा हूँ यार, ठीक है, समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया। अब सुनो, देखो बीटा डी राइबोस के अंदर से, है ना, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि डीऑक्सी का मतलब भाई क्या है, भाई डीऑक्सी का मतलब समझते हो, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को हटा दो, ऑक्सीजन को हटा दो, यानी कि क्या, इस वाले OH में से ऑक्सीजन को हटा तो भाई H बच जाएगा, तो भाई बीटा डी राइबोस ये हो गया हमारा, और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस हमारा ये हो जाएगा। अच्छा इसको 2 क्यों बोल रहे हैं, 2 क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो आपने ऑक्सीजन हटाया वो 1 2 3 थर्ड वाले में से हटाया है, क्लियर है, बढ़िया, चलो बहुत सही। हाँ भाई ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको स्ट्रक्चर सारे के सारे करा दिए हैं ना, जितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं पूछे जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ क्लासिफिकेशन के, आई मीन क्लासिफिकेशन थ्योरी के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थ्योरी है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिससे कि तुम यहाँ से नंबर खींच पाओ। आ जाओ, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि बेटा इसके अंदर आई मीन इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। अरे भाई मैं भाई बहुत मारूंगा तुम्हें अगर तुमने बोला कि नहीं बताया, है ना। देखो डी ग्लूकोज कहाँ पढ़ा था, अरे भाई मैं तो बोला ना कि तुम केवल ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको याद रख लो और तुम्हारा सारा का सारा काम बन जाएगा ना। तुमने अभी तक इस चीज़ को याद रख लिया हुआ है ना, तो ये तुम्हारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। क्या, पहली बात, ग्लूकोज होता है रिड्यूसिंग शुगर, एल्डोहेक्सोस होता है। एल्डोहेक्सोस मतलब क्यों होता है, एल्डोहेक्सोस मतलब क्या है, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है। कहाँ लेके भाई एल्डिहाइड ग्रुप है, अरे मेरे भाई CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है नहीं होता है ना, बोलो ठीक है। और हेक्सोस का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर 6 कार्बन है। 6 कार्बन दिखाऊं कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है ना, बोलो फटाफट से, ठीक है। अब सुनो कितने कार्बन है, 4 हैं। कहाँ पे, 1 2 3 4, ध्यान रखिए। अच्छा स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये कितने, छोड़ो, बेसिकली कार्बन की 2 की पावर कि आई मीन 2 की पावर के अंदर तुम अगर कार्बन का नंबर डाल दोगे तो भाई बेसिकली स्टीरियो आइसोमर मिल जाएंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा 16। क्यों, बिकॉज कार्बन अपने 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा
ध्यान समझना चाहते हो क्या, ये होता है सॉल्युबल इन वाटर भाई, पानी के अंदर डालोगे सॉल्युबल होगा, बट ईथर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, यहाँ से पीवाईक्यू पूछा गया, ऐसे मैंने इन चीज़ों को भी डाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सुनते जाओ। हाँ भाई, अच्छा ओके, ABCDEFG जी। देखो क्या, अब मैं आपको बताता हूँ एच के बारे में। एच में क्या है, देखो भाई, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बहुत आसान है, डरना नहीं, बहुत आसान है। देखो कैसे बनाओगे, पहले हम बना रहे हैं सुक्रोज से। सुक्रोज से कैसे बनाएंगे जरा समझिए। मेरे पास ये सुक्रोज है, मैंने कहा ठीक है जी। आपने इसमें डाला H3O+ आयन, है ना। इसमें क्या होगा कि बेसिकली ये C12H22O11 जो है दो में टूट जाएगा, अच्छा है ना। तो C6H12O6 C6H12O6 एक होगा ग्लूकोज जो अपने को बनाना ही था, और दूसरा होगा फ्रक्टोज। अब ध्यान से समझना क्या भाई, सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट जो फ्रक्टोज होता है वो होता है लीवोरोटेटरी। डेक्स्ट्रो और लीवो कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें, अगर प्लस लिखा हुआ है तो भाई जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये इसको राइट में घुमा देगा, ठीक है, ये भी राइट में घुमा देगा, बट जो ये है ये लेफ्ट में घुमा देगा, और दैट टू कितना घुमाता है 52.5 डिग्री राइट में, ठीक है। फ्रक्टोज कितना घुमाता है -92.4 लेफ्ट में, माइनस क्यों, बिकॉज लेफ्ट है ना, इसलिए। ठीक है, अब क्या तुम्हें बात समझ में क्या कि जब तुमने सुक्रोज को लिया था भाई ये था प्लस वाला, हाँ, बट दोनों में से परसेंटेज किसकी बड़ी है, मतलब या फिर डिग्री किसकी बड़ी है ना, मतलब बेसिकली फ्रक्टोज की डिग्री बड़ी है ना। सो ये जो सोल्यूशन होगा भाई ये टोटल ओवरऑल हो जाएगा नेगेटिव। प्लस से अगर आपका नेगेटिव कभी भी कोई रिएक्शन जाता है तो हम उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। कोई भी रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या तुम्हें बात समझ नहीं कि बेटा प्लस से अगर मेरा भाई माइनस चला गया तो ये हो गया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन समझते हो ना, उल्टा हो गया, क्लियर, बहुत सही। आप सुनना, अभी हमने बनाया सुक्रोज से, अभी हम बनाएंगे किससे, एक सेकेंड, स्टार्च। स्टार्च से कैसे, मैंने भाई ये लिखा है ना, और C6H10O5 स्टार्च का फॉर्मूला होता है, बट स्टार्च के कुछ मैंने मॉलिक्यूल सॉरी फॉर्मूला मॉलिक्यूल ले लिए, एटम ले लिए, है ना, और मैंने उनको बोला कि लेट से मैंने एन एटम ली, ठीक है। अब H3O+ के प्रेजेंस में 393 केल्विन और 2 से 3 ATM पर जब मैं करूँगा तो भाई ये N कुछ नहीं आगे आ जाएगा, भाई ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6, खत्म, ठीक है। अच्छा, याद रखनी है एज इट इज, ठीक है। अब देखो कुछ केमिकल रिएक्शन तुम्हें रटनी है, ध्यान समझना। रिएक्शन विद HCl बहुत ही सिंपल है, आपने भाई यहाँ पे बनाया ग्लूकोज, है ना, ये आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज ही लिखा हुआ है ना। अब रिएक्शन विद HCl करना है, HCl डालोगे, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस क्रॉस में जोड़ दो, मतलब प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, क्या होगा बेटा ये CN आ जाएगा इस साइड और OH आ जाएगा इस साइड, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझ लोगे यार बात को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, प्लस और माइनस में उल्टा करके जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन HI और रेड फॉस्फोरस, अच्छा देखो समझना, HI और रेड फॉस्फोरस के साथ में हमें रिएक्शन कराना है। और एक मैं तुम्हें बात बता दूं कि तुम्हें बेसिकली इस ये जो तुम्हें लिखा हुआ दिख रहा है वो क्या लिखा हुआ सारा समझना। पहली बात तो ये क्या बोलते हैं डी ग्लूकोज है, ये मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना, तो अपने को हम रिएक्शन यूज की पढ़ रहे हैं, राइट। जब मैंने इसको इसके साथ में ट्रीट कराया तो क्या होगा, देखो मैं बताऊँ, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे लिखा है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस का मतलब क्या है भाई, रिडक्शन, सुनते जाओ, कहीं पे रेड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, RED मतलब रिडक्शन, बात खत्म, बस ठीक है, ध्यान समझना। रिडक्शन है ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ H+, देखो ध्यान सुनना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H आयन, है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, जितने भी आपको भाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना, आप उनको H से तोड़ दो, मतलब क्या है, ये बॉन्ड दिख रहा है इसको बीच में से तोड़ो H और H से, ये बॉन्ड दिख रहा है इसको बीच में से तोड़ो H और H से। अच्छा, और एक बात और कि बॉन्ड वही तोड़ना जहाँ पे अकेला हाइड्रोजन ना हो, जैसे कि एक बॉन्ड ये भी तो दिख रहा है मुझे, एक बॉन्ड मुझे ये भी दिख रहा है, एक बॉन्ड मुझे ये भी दिख रहा है और एक बॉन्ड मुझे ये भी दिख रहा है, बट ये मैंने नहीं तोड़े, क्यों, बिकॉज भाई ये तो ये हाइड्रोजन, ये सिर्फ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है ना भाई, जहाँ पर हाइड्रोजन ना हो उस वाले बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन अकेला ना हो, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अकेला नहीं है, 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 यहाँ पे अकेला नहीं है ना। तो H से सबको तोड़ दो, है ना, और आपको जो मिलेगा वो कुछ आपको सॉरी हेक्सेन मिल जाएगा, ठीक है, बेसिकली N हेक्सेन मिल जाएगा, है ना। N मैंने क्यों बोला, बिकॉज ये स्ट्रेट चेन है, सिंपल, ठीक है। तो इसको तुम्हें एज इट इज याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद NH2OH, याद रखना क्या, प्लस माइनस से जोड़ दिया, आई मीन तोड़ दिया, जोड़ दिया क्या तोड़ दिया, और NH2OH को तुम कुछ इस तरह से लिख दो, मैंने कहा ठीक है यार, यहाँ से पानी निकाल दो भाई, पानी निकाल दो कि क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, चेक कर लो, क्लियर है बेटा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है जी। क्या आना चाहिए, NOH तुरंत जुड़ जाना चाहिए, क्या NOH तुरंत जुड़ गया, बिल्कुल जुड़ गया, अपना आंसर आ गया।
और मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ ऑक्साइन। चीज़ें बहुत सारी हैं याद करने को, आई नो, बट थोड़ा सा ना इस पर फोकस करोगे ना कर पाओगे यार, ठीक है। और एक बार मैं तुम्हें बता दूँ कि अभी PYQs मत लगाना है इसके, जब मैं इसका PYQ हैक लेके आऊँगा तब मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है, इसके अंदर। बट अभी तुम समझो PYQ हैक पता है ना क्या है हमारा। चलो, रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्रेट, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ये है। अच्छा ये भैया मैंने कैसे बना दिया, अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, डर बहुत जाते हो यार। इसको उठा के एक कंडेंस फॉर्म में लिखा है मैंने, है ना, ये देखो, ठीक है। और CH जो ऊपर है और CH2OH तो था ही, है ना। सो बेसिकली मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा। और देखो एसिडिक एनहाइड्रेट क्या होता है, ये चीज़ होती है। कैसे याद रखोगे, अरे भाई कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे, खत्म। ये क्या दिख रहा है भाई, पाई की तरह दिख रहा है ना दोस्त, बस सिंपल। बेसिकली यहाँ पे O लगा दो, यहाँ पे C, यहाँ पे O, यहाँ पे C और यहाँ पे C, खत्म, ठीक है। अब सुनना, ध्यान सुनो देखो, इसके आपको लेना है भाई 5 मोल क्यों लेना है मैं समझाऊंगा बाद में, बट अभी 5 मोल लो, ठीक है। अब हाँ देखो बताता हूँ, ये माइनस मतलब, अच्छा एक बताओ कि जैसे कि 5 मोल हमने क्यों लिए, बिकॉज बेसिकली अपने को जो बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं वो 5 बॉन्ड्स, बताता हूँ कौन से देखो यार, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 बॉन्ड्स अपने को ब्रेक करने समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली O माइनस और H प्लस, O माइनस और H प्लस, मेरे भाई यहाँ पे 4 है ना, 4 और ये मिलकर 1, कितने 5 हो गए, इसलिए हम लोगों ने मेरे भाई 5 को लिया। बस समझ में। अब देखो कैसे अपने को ब्रेक करना है। लेट्स से अज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ पे आपने भाई बॉन्ड ब्रेक करा और आपने इन चीज़ों को क्रॉस मोड़ दिया, यानी कि -O से आपने C प्लस को जोड़ा और H प्लस से आपने O माइनस को जोड़ा। कैसे दिखेगा, आ जाओ देखते हैं। अपने को वो कुछ ऐसा दिख जाएगा। बात क्लियर हो रही है यार, हाँ ना बोल दो मेरे भाई अब, है ना। अब आपने क्या करा कि यहाँ से आपने यहाँ तक इसको लेके आ गए, ठीक है। और एक मतलब बेसिकली ये 4 थे भाई, यहाँ से 4 मॉलिक्यूल चले जाएंगे, है ना, आई मीन 4 मोल चले जाएंगे, बट यहाँ पे इसके लिए 1 मोल तो बचेगा ना इसका, है ना। तो वो भाई यहाँ पे लग जाएगा, ये देखो आप चेक करोगे। सो O माइनस के साथ में C प्लस जुड़ गया और H प्लस के साथ में O माइनस जुड़ गया, जब जुड़ेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर है, हाँ ना बोलो फटाफट से, है ना। और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, पेंटा एसीटेट, ठीक है। बातें क्लियर हो रही तो हाँ ना बोल दो मेरे दोस्त, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना। सो ये अपना कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बात करते हैं आपसे। देखो कह रहे रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, ठीक है, बहुत ही आसान है। सिर्फ भाई ग्लूकोज के अंदर इतनी रिएक्शन है और किसी चीज़ के अंदर नहीं, डरो मत, खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ग्लूकोज बनाया, मैंने कहा हाँ जी बनाया। ब्रोमीन वाटर के साथ जब तुम करोगे इसको रिएक्ट, कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा क्या, COOH और बस खत्म ठीक है। जब भी ब्रोमीन वाटर के साथ में आप कराते हो एल्डिहाइड आपका बन जाएगा COOH, बात खत्म, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं ग्लूकोनोइक एसिड, ठीक है। क्यों एसिड बोला, अरे भाई क्योंकि COOH आ गया ना मेरे दोस्त, इसलिए, ठीक है। ध्यान रखिए सारी चीज़ें। चलो हाँ, रिएक्शन विद कॉन्सनट्रेटेड HNO3, कुछ नहीं है, ये है मेरे पास ग्लूकोज, ठीक है। अभी कॉन्सनट्रेटेड HNO3 जब मैंने करा, कुछ नहीं करना है भाई, आपने पहले सिर्फ एक जगह पे COOH डाला था, हाँ जी। अब की बार क्या करना है, दोनों जगह पे COOH डाल दो, कहानी खत्म। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 क्या करता है, COOH और COOH कर देता है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ सैकरिक एसिड या फिर ग्लूकेरोइक एसिड, क्लियर है। अच्छा एक छोटी सी बात और, सुनना क्या कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये मुझे दिया हुआ है, यानी कि एक ही जगह पे COOH है और मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर भी ना किसी तरह से साला COOH आ जाए, तो क्या मैं इस चीज़ को ट्रीट करा दूँ किस चीज़ के साथ में, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ में, जिससे कि COOH ऊपर तो था ही बट यहाँ पर भी आ जाए। क्या वाली बात सच है, बिल्कुल सत्य है। कहाँ लिखा है भैया, आपने दिखाता हूँ, ग्लूकोनोइक एसिड लिखा है। ग्लूकोनोइक से अपने को कहाँ गया, ग्लूकेरोइक बनाना है। कैसे बनाओगे, ग्लूकोनोइक में कॉन्सनट्रेटेड HNO3 डाल दोगे, ग्लूकेरोइक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब लास्ट ग्लूकोज की हमारी वो है, थोड़ी सी तगड़ी सी है रिएक्शन, आसान है। देखो इसको बोलते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपके पास ना ये चीज़ हम यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। वो कुछ इस तरह का दिखता है ना, NF यहाँ से फिनाइल जुड़ा होता है। अब सुनना, आपके पास ग्लूकोज है, मैंने कहा हाँ जी, यहाँ से आपने भाई फिनाइल हाइड्राजीन को यहाँ से मारा है ना, और यहाँ से आपने बेसिकली क्या करा, पानी आपने बाहर निकाल दिया आपने पानी। मैंने कहा ठीक है यार, अब क्या, अच्छा और बेसिकली आपने 1 मोल लिया है ना, अपने को 3 मोल की जरूरत होगी, है ना। सो 1 मोल आपने लिया, ओके जी। अब क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ से भाई पानी निकाला तो आपका यहाँ बन गया डायरेक्ट ना, डबल बॉन्ड ही रहा यहाँ पर, और NNPH बन जाएगा, तो NNPH बन जाएगा, ठीक है। 1 मोल तो भाई अपना खर्च हो गया, बट अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, टेंशन नहीं। 1 मोल आपने और लिया, किस चीज़ का भैया, 1 मोल और लिया, इसका, किसका, फिनाइल हाइड्रोजन का। मैंने कहा ठीक है भाई। अब क्या होगा, सुन जा, अब तुम्हें इसको याद रखना है क्या कि
अभी तक जब मैंने पहला मोल लिया था, मतलब जब फर्स्ट स्टेप है, तो भाई चीज़ जो भी डिफरेंस हुआ वो आया फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर। मैंने कहा ठीक है भाई, अब जो मैंने लिया दूसरा मोल है ना, अब किस कौन से वाले कार्बन के ऊपर चेंज आएगा, अब आएगा यहाँ, ये जो कार्बन था वो कुछ ऐसा बन जाएगा यार, ये वाला जो कार्बन था वो बन जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसा। बातें क्लियर हो रही हैं? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तुम्हें जाना आना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि भैया मुझे सब सीखना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, बस मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा ओजोन फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख कर बता, तो क्या तू लिख पाएगा? अगर तुम लिख पाओगे भाई तुम्हारा काम बन गया बस, ठीक है, बढ़िया है। चलो अब जब मैंने इसका एक और मोल लिया, किसका मोल भैया? फिनाइल हाइड्रोजन का, तो भाई क्या होगा कि जो सेकंड वाला है ना, ये थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्या बना देगा? C+O(N)NH(PH). कैसे याद रखूंगा? अरे कुछ नहीं करना है भाई, इस वाले के अंदर जो ऊपर था ना वही तेरे को यहाँ नीचे बना देना है। चेक कर लो, दोनों चीजें सेम ही तो है, समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब मैं सुनो, इस चीज को यार मैं बोलता हूँ ओसाजोन या फिर ग्लूकोजाजोन। ग्लूकोजाजोन क्यों बोलता हूँ? अरे भाई क्योंकि ग्लूकोज से बनाया गया है ना, और इसके अंदर ग्लूकोज की आत्मा है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ भाई फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज बहुत आसान है, सिंपल। फ्रक्टोज में क्या है? अरे भाई हाँ, फ्रक्टोज में क्या है भाई? C6H12O6, आपको पता ही है ना, उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर याद कराया हुआ है, ऊपर आप देख सकते हो जाके। और इसीलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या? रिड्यूसिंग शुगर होता है, केटोहेक्सोज होता है। केटोहेक्सोज मतलब कि ये मेरे भाई एक कीटोनिक ग्रुप है, तुम्हें पता ही है ना। हेक्सोज क्यों है मेरे भाई? क्योंकि 6 कार्बन है। कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। लिवोरोटेटरी है, याद रखना, लिवोरोटेटरी है, पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है बट ईथर के अंदर इनसॉल्युबल रहता है। क्लियर? बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा अब मैं रिएक्शन की बात करता हूँ फ्रक्टोज की, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको अच्छे से समझना। ये भाई है तुम्हारा फ्रक्टोज, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने NaBH4 में डाल दिया, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा भाई। इसको देखो बता रहा हूँ, तुम्हारा जो भी चेंज, समझना, तुम्हारा जो भी चेंज आएगा ना वो आएगा इस पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, आपका आएगा C+O पे, ये चीज़ अटैक करेगी और आपका C+O से बना देगा HCOH। कहानी खत्म। यस। और मैं इस चीज़ को बोलता हूँ सॉर्बिटोल। अच्छा प्लस साथ में, रुको प्लस साथ में कुछ और भी बनेगा। क्या बनेगा बता रहा हूँ था, ये आपने बना दिया, मैंने कहा हाँ जी बना दिया। अब OH को लेफ्ट में ले आओ और H को अगर राइट में ले आओगे तो भाई तुम्हारा ये बन जाएगा, और इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ भाई मैनिटोल। बातें क्लियर है? खाना बोलो फटाफट से, बोलो क्लियर? बहुत सुंदर मेरे भाई, ठीक है। चलो अच्छा अब फिर से भाई इसकी अगर मैं रिएक्शन, किस चीज़ की रिएक्शन में भाई? फ्रक्टोज की रिएक्शन अगर मैं करा दूँ किसके साथ? HNO3 के साथ, भाई क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान सुनना, तुम्हें ये नाम याद होने चाहिए और इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, दैट्स इट। मैं तो बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा। देखो यार, जब आप इसको रिएक्ट करोगे इस हिसाब में तो क्या मिलेगा? ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटानोइक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। अब बताता हूँ कैसे याद रखना, सुनो। COOH, CHOH2 और CH2OH। अच्छा तीनों बहुत सिमिलर है, समझे ना? COOH, CHOH2 और CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? COOH, COH सेम, ये भी सेम, बस CH2OH जगह पे भाई COOH आ जाएगा भाई। अरे मेरे भाई ये तो देखो ना सिमेट्रिक है ना, इसके लेफ्ट में COOH है, इसके राइट में COOH, ठीक है। अच्छा आप सुन लेते ना, मुझे ग्लूकोलोइक एसिड बनाना है, कैसे बनाऊंगा? अरे बड़ा आसान है यार, कुछ नहीं, इस बीच वाले को गायब कर दें। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मेरे दोस्त? इसको गायब कर दोगे, COOH और CH2OH, चेक कर लो, COOH और CH2OH। क्लियर? तो तुम ऐसी चीज़ों को याद रख सकते हो, है ना। इनके नामों को याद रखो अच्छे से, बिकॉज क्वेश्चन शायद था इसका, आई थिंक था शायद क्वेश्चन था, ठीक है। और मतलब बाकी तुम इसको तो याद रखना ही, ये तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बट नाम भी तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च में कुछ नहीं होता भाई, एमाइलोज होता है 15 से 20% और एमिलोपेक्टिन होता है 80 से 85%। अच्छा जी, और अब मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ दोनों के बारे में। देखो यार, एमाइलोज होता है स्ट्रेट चेन, एमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच चेन, ठीक है। और एमिलोज कैसे बनता है? जब अल्फा डी ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज मर्ज हो जाते हैं तब भाई एमाइलोज बन जाते हैं। एंड एमिलोपेक्टिन भी ऐसे ही बनता है जब बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज जो है हमारे मर्ज हो जाते हैं, है ना। बेसिकली डिफरेंस दोनों में बस यही है कि स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है ना। बाकी ये दोनों चीज़ें तो सिमिलैरिटीज है। बहुत सुंदर। अब सुनो, सेल्यूलोज और ग्लूकोजन में बात करता हूँ, सॉरी ग्लाइकोजन, ग्लूकोजन बोल रहा हूँ, ग्लाइकोजन। पहले सेल्यूलोज में आप देखो, जितना मैंने लिखवाया हुआ है इतना तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। बाकी ऑब्वियस है इंपॉर्टेंट, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सुनना,
सेल्यूलोज है स्ट्रेट चेन है, बीटा डी ग्लूकोज को मर्ज, अगर आप बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज को लोगे और सबको मर्ज कर दोगे तो भाई आपको बना देगा सेल्यूलोज। और C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब समझ गया ना, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि देखो अभी ना तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा, तो तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगा है कि भाई मेरी बात मेरे को आपने बहुत तेज पढ़ा दी, तो आप ऐसा मान के चलो कि मैंने जान पूछा आपको वो चीज़ तेज पढ़ाई है, जैसे कि आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचो, है ना। आपको बस याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए भाई सेल्यूलोज है, हाँ भैया C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कुछ तो होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, कुछ तो होता है, बात खत्म बस। क्योंकि सेल्यूलोज के सामने जैसे C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का ऑप्शन आएगा तो तुरंत टिक मार के आ सकते हो, बात खत्म, ठीक है। अच्छा ग्लाइकोजन की बात करता हूँ, बहुत सिंपल, ब्रांच चेन होता है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज को मर्ज करते हैं, देखो यार यहाँ पर हम बीटा डी ग्लूकोज को मर्ज करते हैं, यहाँ पे हम अल्फा डी ग्लूकोज को मर्ज करते हैं। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, अच्छा यहाँ पे क्या होता है देखो, जो भी तुम खाना खाते हो ना वो कार्ब होता है, जैसे कि तुम आलू खा रहे हो भाई, है ना, तुम आलू वालू तो खाते ही होगे, मेरा तो भाई फेवरेट है आलू, ठीक है। जब तुम आलू खाते हो तब उसके अंदर होता है भाई कार्बोहाइड्रेट ना, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, तो वो एज अ ग्लाइकोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ी पता होनी चाहिए, बढ़िया। अब देखो मैं बात करूँगा आपसे अमीनो एसिड, है ना। बेसिकली अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, असेंशियल नॉन असेंशियल, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तुमने कहीं ना कहीं देखा हुआ है क्या? हाँ, तो मैं तुम्हें सिखाया था बेटा, प्रोटीन राइट, लाइसिन और आइसोलाइसिन वगैरह वगैरह ऐसा जो भी था, ठीक है। अब देखो एक छोटी बताओ, अमीनो एसिड के आप पहले कुछ चीज़ें याद रखो क्या, कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा जी, अब जो असेंशियल, आप कैसे, मतलब बेसिकली असेंशियल कौन से होते हैं, जो आपकी बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट आप डाइट से ले सकते हो, ठीक है। अब ये सारे के सारे वो असेंशियल अमीनो एसिड हैं, इसको याद कैसे करोगे, सुन लो, ट्राई दिस VIP मॉल, क्या बोल रहा हूँ, ट्राई दिस VIP मॉल। अच्छा यहाँ पे ट्राई से है ट्रायोटोफैन, ठीक है। दिस से इसमें जो TH है वो थ्रियोनाइन हो जाएगा, HIS जो है हिस्टाइडिन हो गया, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। V से हमारा हो जाएगा वेलाइन, I से हमारा हो जाएगा आइसोल्यून, हाँ आइसोल्यूशन, और P से हमारा हो जाएगा फेनिलालानाइन, ठीक है। और मॉल है ना, M से हो जाएगा मेथियोनाइन, A से हो जाएगा हमारा आर्जिनाइन, L से हो जाएगा ल्यूसिन और L से हो जाएगा हमारा लाइसिन, ठीक है। इन चीज़ों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक बात और, कि अगर तुम्हें इनके नाम एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं हो रहे हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि अच्छा हाँ भाई यहाँ पे जो VIP है ना, यहाँ पे V से फेनल करके कुछ तो था, बस अगर तुम्हें इतना भी याद है भाई, तुम मेंस में ना फोड़ सकते हो। क्यों? अरे भाई वो तुम्हें नाम लिखने को थोड़ी बोल रहा है, पसंद में आ रही है ना। सो तुम्हें नाम लिखने को नहीं बोलेगा, तुम्हें बस टिक मारना है, तो यही तो बात है, आपको पता होनी चाहिए आपको कितनी मेहनत करनी है यार इस टाइम, ठीक। चलो अब देखो नॉन एसेंशियल में भाई ये सब आते हैं, है ना। और बेसिकली मतलब इसकी मुझे कोई अच्छी सी ट्रिक नहीं मिली याद करने की, है ना। सो अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सी ट्रिक हो उसको याद करने की, है ना, तो तुम्हें एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, जो और बच्चे होंगे उनको भी अच्छा लगेगा भाई देख के कि हाँ भाई मतलब अच्छा बढ़िया चल रहा है हमारा, है ना। सो बेसिकली नॉन एसेंशियल आपके होते हैं, इनको आपको याद रखना है। बट मैं फिर से एक बात बोल दूँ क्या, अरे मेरे दोस्त, अगर तुमने असेंशियल सिर्फ याद रख लिया तो नॉन असेंशियल याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे भाई जो सवाल आएगा वो ऐसा बन के आएगा ना कि अगर तुम्हें असेंशियल याद है, अगर तुम पता भाई असेंशियल कौन से हैं इनमें से, तो तुम नॉन असेंशियल याद नहीं भी करोगे ना, काम बन जाएगा, तुम दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे। क्लियर? बहुत सही। चलो अच्छा, अब छोटी सी बात नहीं है, काफ़ी मोटी सी बात है। अमीनो एसिड यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो है ना। 3 लेटर कोड किसी काम का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, याद करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट 1 लेटर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना। कैसे? बता टेंशन नहीं, बता देखो सुनना। 1 लेटर कोड एलेनाइन के लिए होता है A, साइस्टीनो के लिए होता है C। अभी तो तुम पढ़ लोगे, बट मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस देता हूँ कि आपको चीज़ों को याद कैसे करना है, ठीक है। अब जरा सुनना, देखो यार कोई ऐसा नाम है जिसके अंदर भाई मैंने ना रेड उससे करा हुआ है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है वो, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है और ये रेड है ना। अब देखो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना, जो भी रेड है ना, उसका मतलब क्या है कि अगर आपको मतलब देखो बेसिकली मैं आपसे बोलता हूँ कि सवाल कैसा है, वो बोलेगा बेटा अमीनो एसिड है, मैंने कहा हाँ जी अमीनो एसिड है, बोलेगा सिस्टीन को पकड़ो और बताओ बेटा 1 लेटर कोड क्या है इसका, है ना। तो जितने भी रेड वाले हैं उनका 1 लेटर कोड तो वही है जो उनका स्टार्टिंग लेटर है, जैसे कि सिस्टीन का C है, ग्लाइसिन का G है, हिस्टिडीन का H है ना। एंड सेम गोज विद आइसोल्यूसिन, मेथियोनाइन, प्रोलाइन, सेराइन, वेलाइन और अपना बस, है ना। बेसिकली ये तो बहुत आसान है ना। अब सुन देना ना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये ग्रीन वाले कौन से हैं, सुनते जाना बता रहा हूँ। देखो अगला आपको वाली बात समझ में आ गई कि हाँ भाई
जिसमें मैंने नीचे रेड करा हुआ है वो अपने नेम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिसके अंदर भी 9 आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, जिसके अंदर भी 9 आ रहा है, ये 9 है, ये 9 है ना, और कोई 9 है, एक ये 9 है और एक ये 9 है ना, जितने भी 9 वाले हैं ना भाई वो आ रहे हैं, एक मिनट रुकना जरा, हाँ अच्छा मैं बताता हूँ, देखो जितने भी 9 वाले हैं वो आ रहे हैं अपने उससे, मतलब आप जैसे कि क्वेश्चन आया है ना, तो तुमने चेक करा कि अच्छा हाँ भाई कोई 9 वाला है क्या, 9 वाला, अच्छा अगर तुम्हें 9 वाला मिल गया इसका मतलब क्या है कि जो उसका फर्स्ट लेटर है वही उसका वन लेटर कोड है। देखो प्रायोरिटी वाइज चलना, मैंने तुम्हें क्या बताया पहले कि तुम पहले रेड वालों को कर लो, तो रेड वालों को तुम्हें समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट सुनते जाओ, बट जैसे कि LNN आ गया है ना, तो तुम्हें क्या पता कि भाई इसका A है, B है, C है, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हें 9 चेक करना है, 9। अगर किसी की भी नाम के अंदर 9 है तो उसका जो स्टार्टिंग का लेटर है वही उसका वन लेटर कोड है। सिमिलरली यहाँ पे देखो फेनिलल 9 लिखा है ना, 9 मतलब भाई P। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो बेटा P लिखा हुआ है भैया और यहाँ पे F लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँगा भाई तू बेवकूफ़ है क्या, इसको ज़रा एक बार बोलो अपने मुँह से, बोलो क्या बोलोगे, फेनिलालाइन, क्या बोलोगे, फेनिलालाइन, है ना, तो क्या F, अरे भाई सुनने में तो F ही लग रहा है ना, तो ऐसे करके हम फेनिलालाइन को आप F से हटा सकते हो, ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें भाई 9 आ रहा है, आर्जिनाइन है ना, सो बेसिकली अब मैं बोल रहा हूँ क्या, आर्जिनाइन, बोलो मेरे साथ, आर्जिनाइन, क्या बोल रहा हूँ, आर्जिनाइन, आर्जिनाइन इज लाइक ए से चालू नहीं हो रहा ना, आर्जिनाइन भाई आर से चालू हो रहा है मेरे लिए, अरे आप लोग अनपढ़ लोग हैं, अपने लिए आर से चालू होता है आर्जिनाइन, ठीक है। सो जितने भी 9 वाले हैं आप उनको बोलो और जो आपको बोलने पे सुनाई आ रहा है बस वही अपना आंसर है, क्लियर, तो आर ही हो गया। अच्छा जी, और हाँ और 309 है भाई, 309 तो बेसिकली टी है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ गए इस बात को, क्लियर है, बहुत बढ़िया, सुंदर। अच्छा ओके ओके ओके, अच्छा आप ये सोच सकते हो कि भैया आपने 309 को आपने रेड वाले में क्यों नहीं डाला यार, है ना। सो आप बात समझ पाए कि रेड वाले सिर्फ ऐसे हैं जो जैसे कि जो सेराइन है एस से और कुछ स्टार्ट नहीं होता यार, है ना, इसलिए सेराइन सिर्फ एस से ही होगा, बात समझ में आ रही है। बट जो 309 है, 309 टी से स्टार्ट होता है, बट टी से स्टार्ट होने वाले ये भी है, ये वाला भी है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इस तरह के बनाया कि भाई जहाँ पे 9 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बोलो सीधे भाई 309 मतलब टी, तो ये रहा, ठीक है, अब सुनना और क्या, हाँ अब देखो सुनो, देख 2 ही एसिड हैं क्या, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब आपको एसिड पता है ना, तो देखो मेरे साथ बोलो, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में से अगर मैं आपसे बात करूँ अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली पहले एस्पार्टिक एसिड, सुन जाना, अल्फाबेटिकली पहले एस्पार्टिक एसिड आ रहा है और उसके बाद ग्लूटामिक एसिड आ रहा है ना, तो एस्पार्टिक का मतलब ए है और ग्लूटामिक का जी है ना, तो भाई अल्फाबेट्स में ए पहले आते जी बाद में आते, पता ही है। अब सुनना देखो, एसिड, ये एसिड है ना, तो एसिड डी पे खत्म, अरे भैया एस्पार्टिक एसिड डी मतलब ये रहा डी, है ना, और भाई एसिड बस 2 ही हैं। सो एक अगर एस्पार्टिक एसिड डी है तो भाई दूसरा एसिड कौन सा हो गया, ग्लूटामिक एसिड, वो क्या हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस तरह से रेफरेंस लेके तुम चीज़ों को काम चला सकते हो, है ना। अब बाकी जो लाइसिन है ल्यूसिन है, तुम्हें थोड़ा सा इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा, है ना, बाकी तुम थोड़ा बहुत सवाल करोगे तुम्हें अपना चीज़ याद हो जाएंगी, ठीक है, ये सब कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, देखो बहुत सिंपल है, प्रोटीन कुछ नहीं होता, देखो यार ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है, ये मेरे पास एक अमीनो एसिड है ना, अब तुम इस चीज़ को बाखूबी जानते हो कि भाई ये मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताओ, COOH NH2H और एक R है ना, हम इस R को चेंज करते रहते थे स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे और हमारी ये चीज़ें चेंज होती रहती है। अब जरा ध्यान सुनना, इसको ऐसे लिखो और इसको भी ऐसे लिखो, मतलब बेसिकली ये और ये दोनों सेम ही है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, इसमें से भाई पानी उड़ा दो, पानी उड़ा दो तो क्या होगा, ये एक चीज़ बन जाएगी, ये क्या बनेगी भाई, मैं इसको बोलता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड, क्या बोलता हूँ, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ एक पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन क्या होते हैं, ये होते हैं, मैंने तुम्हें क्या बोला भाई, अमीनो एसिड होते हैं, उसके बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो भाई ये बनता है प्रोटीन, है ना। तो एक अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड दोनों जब मिले तो भाई क्या बन गया, एक बड़ा सा प्रोटीन बन गया, क्लियर, बहुत सुंदर। चलो हाँ भाई अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान समझना, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन के अंदर ही है ना। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है 1 डेली और हम इसको बोलते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई, हाँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई, चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर आप करोगे तो भाई न्यू अमीनो एसिड फॉर्म हो जाएगा, है ना। अगर भाई मैंने किसी भी चीज़ के प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करा तो भाई वो अमीनो एसिड नया फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, बताऊंगा। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है यानी कि जो 2 डिग्री वाला है, जो बेसिकली सेकेंडरी वाला है, अगर कुछ बातें हैं देखो समझो, ये स्टेबलाइज हो जाता है SS लिंकेज से, है ना, बेसिकली डाइसल्फाइड लिंकेज बोलते हैं उसको, है ना, एच बॉन्डिंग से, वॉन्डरवॉल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा 2 डिग्री स्ट्रक्चर में बेसिकली एक अल्फा हेलिक्स होता है और एक बीटा हेलिक्स होता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है ना कि टू स्ट्रक्चर में
अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। बहुत बढ़िया। अब सुनना 3 डिग्री या फिर टर्शियरी जिसको हम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि स्टेबलाइज बाय, अच्छा वही कि 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होता है भाई हमारे स्टेबलाइज हो जाते हैं कैसे, एस लिंकेज, एच बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये और ये एक ही बात है। मैंने बेसिकली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा है, ठीक है। चलो, और 3 डिग्री में हमारे जो 3 डिग्री के जो एग्जाम्पल होते हैं तुम्हें याद रखना है कौन से होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। अब ये मत पूछना भी कि फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है ना, बिकॉज इतने ज़्यादा हम डीप में अगर जाएंगे तो फिर तुम्हारा काम हो नहीं पाएगा, है ना। और मैं ऐसे भी तुम्हें बोल दूँ कि तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखना था कि ये होते हैं 3 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। इसके अंदर का तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो, 4 डिग्री क्वार्टनरी होते हैं भाई, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2023 में एक बार आया था क्या कि 4th क्वार्टनरी के अंदर क्या रहता है ना कि भाई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री आर डिस्ट्रॉयड। जैसे कि अगर कोई प्रोटीन ऐसा है ना जो 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री वाला है और मैंने डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करा, तो भाई ये तीनों जो हैं ये खत्म हो जाएंगे, बट जो 1 डिग्री वाला प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। क्लियर, बढ़िया, सिंपल, बहुत सुंदर। अच्छा देखो यार, अब हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि ये भाई एक विटामिन की टेबल दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। और यहाँ से भाई सवाल आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, 2023 के अंदर भी आए थे, बहुत सुंदर सवाल थे, इसी के अंदर से आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए, ठीक है। तुम इसको याद रखना, विटामिन ए से यहाँ ये सोर्सेज लगे हुए हैं, देखो ये विटामिन है, ये उनके सोर्सेज हैं, और यहाँ से डेफिशिएंसी डिसीज है, ठीक है। यहाँ से सवाल आते हैं, तुम्हारी शिफ्ट में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। और देखो कुछ बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो इसके अंदर नहीं है, सुनते जाना। देखो एक क्या कि विटामिन B12 होता है भाई, ये होता है पानी के अंदर सॉल्यूबल, ठीक है। और विटामिन ए और मेरे भाई विटामिन डी कहाँ है, विटामिन डी, ये विटामिन डी विटामिन ए दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टे करते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। बस अब आपको अगर इतनी सारी चीज़ें बस समझ में आ गई है ना, सो बेसिकली आपका बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। और रुको रुको रुको, अभी मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि PYQs मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, बिकॉज अगर तुम PYQ लगाओगे ना डिसअपॉइंट हो जाओगे। एक बार मेरे को उसका PYQ हैक्ड सेशन बनाने दो, जो कि मैं शायद कल ले आऊँगा, ठीक है। मतलब जो भी मैंने तेरे को प्लान दिया था उसके हिसाब से मैं कल लेके आऊँगा, है ना, और मज़ा आएगा, ठीक है। और विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, है ना। और तुम्हें अगर अच्छी लगी वीडियो यार, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, मैंने ट्रिक्स बनाई है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी ट्रिक्स हो यार, मतलब इतनी अच्छी नहीं तुम्हें पता है, बट क्योंकि ये काफ़ी तगड़ा चैप्टर है ना। लोग कहते हैं आसान सा चैप्टर, बट नहीं है, तगड़ा सा चैप्टर है, और मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। एक बार तुम उसकी रीडिंग लगाओगे अच्छे से, एक बार पढ़ोगे मेरे नोट से, कहीं और से नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो तुम नहीं पढ़ पाते, मेरे को पता है, बहुत मुश्किल रहता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता था अपने टाइम पर। आईपैड वाले जो मैं तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ PDF, है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो तुम चेकआउट करना, उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना। और अगला सेशन में लेकर आऊँगा PYQ हैक्ड का, इसी चैप्टर का, और हम लोग इसमें बायोमोलिक्यूल पूरा निपटा देंगे, खत्म, ठीक है। एक चीज़ ये करो और एक PYQ हैक करो, तुम्हारा हर एक सवाल बन रहा होगा जो तुम्हारे JEE मेन के पेपर में आएगा, ठीक है। चलो फिर यार हम लोग एंड करते हैं सेशन को, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय। 8:30 हो चुका है, बाय बाय।